नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 16 से 23 जनवरी 2026 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 अति महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, पीएफआरडीए द्वारा एनपीएस के तहत सुनिश्चित भुगतान के लिए गठित उच्च समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एमएस साहू। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी पीएफआरडीए ने डॉक्टर एमएस साहू की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय 15 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस के तहत सुनिश्चित भुगतान यानी एश्योर्ड पे आउट्स के लिए ढांचा तैयार करेगी। यह स्थायी सलाहकार समिति बाजार आधारित गारंटेड पेंशन उत्पादों के लिए नियामक नियमों और संरचित भुगतान विकल्पों पर अपनी सिफारिशें देगी। इस पहल का उद्देश्य निवेशकों को सेवानिवृत्ति के बाद एक सुनिश्चित और अस्थिर आय का विकल्प प्रदान करना है, जो बाजार के उतार चढ़ाव से सुरक्षित हो। द्वितीय वैश्विक शिखर सम्मेलन ब्लू फूड सिक्योरिटी सी द फ्यूचर 2026 कहाँ आयोजित हुआ? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एलात। यह शिखर सम्मेलन 13 से 15 जनवरी तक इजराइल के एलात में आयोजित हुआ, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने किया। भारत और इजराइल ने मत्स्य पालन और जलीय कृषि में सहयोग बढ़ाने के लिए एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जो उन्नत तकनीकों के आदान प्रदान पर केंद्रित है। इस समझौते के तहत RAS रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, बायोफ्लॉक और आनुवांशिक सुधार जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना पर जोर दिया गया है। यह साझेदारी सतत मत्स्य पालन और स्टार्टअप विनियम के माध्यम से भारत की नीली अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी को वैश्विक स्तर पर मजबूत करेगी। विश्व का पहला वैश्विक पर्वतीय हिमकोर भंडार यानी आइस मेमोरी सेंचुरी का उद्घाटन कहाँ हुआ? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कॉनकॉर्डिया स्टेशन। अंटार्कटिका के कॉनकॉर्डिया स्टेशन पर 14 जनवरी को दुनिया के पहले आइस मेमोरी सेंचुरी का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्देश्य पिघलते ग्लेशियरों के महत्वपूर्ण जलवायु रिकॉर्ड को सदियों तक संरक्षित रखना है। आइस मेमोरी फाउंडेशन द्वारा निर्मित इस प्राकृतिक बर्फ की गुफा में मोंट ब्लॉक और ग्रैंड कॉम्बियन से प्राप्त हिमकोर यानी आइस कोर्स रखे गए हैं, जो -52 डिग्री सेंटीग्रेड के स्थिर तापमान पर बिना बिजली के सुरक्षित रहेंगे। यह यूरोपीय संस्थानों का एक संयुक्त प्रयास है, जो ग्लोबल वार्मिंग के खतरे के बीच भविष्य के वैज्ञानिकों के लिए प्राचीन वायुमंडलीय डेटा को बचाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस भंडार में हिमकोरों को पहुंचाने के लिए 50 दिनों की एक जटिल और सख्त कोल्ड चेन यात्रा पूरी की गई। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्ष 2026 में भारत के लिए सबसे बड़ा जोखिम क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, साइबर असुरक्षा, साइबर इनसिक्योरिटी। विश्व आर्थिक मंच WEF की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 के अनुसार साइबर सुरक्षा को भारत के लिए वर्ष 2026 का सबसे बड़ा खतरा घोषित किया गया है, जो हमारी डिजिटल अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे की संवेदनशीलता को दर्शाता है। वैश्विक स्तर पर भू आर्थिक टकराव यानी जियो इकोनॉमिक कॉन्फ्रंटेशन सबसे गंभीर जोखिम बनकर उभरा है, जिसने अत्यधिक मौसम और सशस्त्र संघर्षों को भी पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट में भारत के लिए आय असमानता और आर्थिक मंदी जैसे संकटों को भी रेखांकित किया गया है, जबकि वैश्विक जोखिमों में AI के नकारात्मक प्रभावों ने पहली बार शीर्ष 10 में जगह बनाई है। क्या आप 72वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स चाहते हैं, बिहार का भी और साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल का भी? तो ये आपको मिलेगा करंट अफेयर्स PDF कोर्स में एम्पियन एकेडमी ऐप पर।
साथ ही इस ऐप पर आपको अन्य कोर्सेज भी मिल जाएंगे। ये सभी कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग उपलब्ध है। साल भर का क्वालिटी करंट अफेयर्स आप केवल 18 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। कैसे? वीकली करंट एमसीक्यूज लगभग 50 पीडीएफ आपको मिलेंगे। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा। 5 घंटे में इसे आप रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट 12 पीडीएफ हर महीने का एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट का समय लगेगा। कुल 6 घंटे में इसे रिवाइज कर पाएंगे। बिहार मंथली करंट अफेयर्स 14 पीडीएफ मिलेंगे, 12 महीने का एक पीडीएफ और 2 बजट और इकोनॉमिक सर्वे का। 30 मिनट में आप एक पीडीएफ रिवाइज कर पाएंगे। कुल आपको 7 घंटे लगेंगे। तो कुल मिला के 18 घंटे में आप पूरे कंटेंट को एक बार में रिवाइज कर पाएंगे। ये पीडीएफ नोट्स और अन्य टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पे आप एमपीएन अकेडमी टाइप कीजिए। इस प्रकार से ये ऐप दिखेगा, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये लोगो ध्यान से देख लीजिएगा। ओटीपी के साथ लॉगिन कीजिए। स्टोर सेक्शन मिलेगा, वहां पर कोर्सेज चुनिए। करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स, डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स, साथ में टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है। एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और चैप्टर वाइज एमसीक्यू, साथ में बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। कोर्स को ओपन करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक कीजिए। पेमेंट का लिंक आपको मैसेज में और व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा। पेमेंट कीजिए, आपको सारे कंटेंट एमपीएन अकेडमी ऐप पर मिल जाएंगे। एमपीएन अकेडमी का टेलीग्राम पेज अवश्य ज्वाइन करें। सर्च कीजिए एमपीएन अकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा, ज्वाइन कर लीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको वहां पर? बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का स्पेशल डेली क्विज आयोजित किया जाता है सुबह और शाम, वो आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज जो ऐप पोर्टल पर है उसका शेड्यूल मिलेगा। और एमपीएन अकेडमी ऐप कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस पेज को अवश्य ही ज्वाइन कीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में एएम ग्रीन द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है, जिसमें 10 बिलियन यूएस डॉलर का भारी निवेश किया जाएगा। 17 जनवरी को मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने उपकरण स्थापना समारोह में भाग लिया, जो भारत को जर्मनी और जापान जैसे देशों में स्वच्छ ऊर्जा का प्रमुख निर्यातक बनाएगा। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला पूर्ण स्टैक संप्रभु एआई पार्क बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में भारत का पहला फुल स्टैक सोवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क स्थापित करने के लिए सर्वम एआई के साथ 10,000 करोड़ रुपये का समझौता किया है। डिजिटल संगम से प्रेरित यह परियोजना तमिल केंद्रित एआई मॉडल्स विकसित करेगी और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी सूचनाओं को राज्य की सीमाओं के भीतर ही रखेगी। यह पार्क शिक्षा, कृषि और नागरिक सेवाओं में एथिकल एआई के उपयोग को बढ़ावा देगा। हाल ही में चर्चा में रही वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क भीषण जंगल की आग की चपेट में है, जिससे निपटने के लिए प्रशासन ने भारतीय वायुसेना की मदद मांगी है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का यह कोर जोन अपनी दुर्लभ अल्पाइन जैव विविधता और सुंदर नज़ारों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वर्ष 1931 में फ्रैंक एस स्माइथ द्वारा खोजी गई यह घाटी जास्कर और महान हिमालय श्रेणियों के बीच एक महत्वपूर्ण संक्रमण क्षेत्र यानी ट्रांजिशन जोन बनाती है। लगभग 87 वर्ग किलोमीटर में फैले इस संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा वर्तमान में अधिकारियों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग से संबद्ध नहीं है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सुरेश एन पटेल नहीं है। बिहार कैडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी प्रवीण वशिष्ठ ने 16 जनवरी को सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली, जिससे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अब अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य कर रहा है। आयोग के शीर्ष नेतृत्व में अब केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव के साथ 2 अन्य सतर्कता आयुक्त हैं। एक हैं एएस राजीव और अभी नियुक्ति हुई है प्रवीण वशिष्ठ की। सीवीसी अधिनियम 2003 की धारा 4(1) के तहत की गई यह नियुक्ति भ्रष्टाचार निवारण और सरकारी पारदर्शिता को सशक्त बनाने की दिशा में एक प्रमुख कदम है। भारत की पहली राज्य
वित्त पोषित बायोसेफ्टी लेवल 4 BSL-4 लैब किस राज्य में स्थित है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 13 जनवरी को गांधीनगर में भारत की पहली राज्य वित्त पोषित BSL-4 प्रयोगशाला का शिलान्यास किया, जो 362 करोड़ की लागत से विकसित की जा रही है। यह भारत की दूसरी नागरिक BSL-4 लैब होगी जो इबोला और निपाह जैसे अति घातक रोगजनकों पर शोध के साथ जूनोटिक रोगों यानी पशुजनित रोगों पर ध्यान केंद्रित करेगी। निर्यात तैयारी सूचकांक EPI 2024 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। नीति आयोग द्वारा जनवरी 2026 में जारी निर्यात तैयारी सूचकांक EPI 2024 के चौथे संस्करण में महाराष्ट्र ने बड़े राज्यों की श्रेणी में 68.01 के स्कोर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। यह सूचकांक निर्यात अवसंरचना, बिजनेस इकोसिस्टम 40% वेटेज है, नीति और प्रदर्शन जैसे 4 स्तंभों के आधार पर राज्यों की तत्परता का मूल्यांकन करता है। बड़े राज्यों में तमिलनाडु दूसरे स्थान पर और गुजरात तीसरे स्थान पर रहे, जबकि छोटे और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड ने बाजी मारी है। एम्पियन एकेडमी का टेलीग्राम पेज अवश्य ज्वाइन करें। सर्च कीजिए एम्पियन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा, ज्वाइन कर लीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको वहाँ पर? BPSC परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज़ आपको मिलेगी। BPSC प्रीलिम्स एग्जाम का स्पेशल डेली क्विज आयोजित किया जाता है सुबह और शाम, वो आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज जो ऐप पोर्टल पर है उसका शेड्यूल मिलेगा, और एम्पियन एकेडमी ऐप कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस पेज को अवश्य ही ज्वाइन कीजिए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय OHCHR द्वारा श्रीलंका पर जारी रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, वी लॉस्ट एवरीथिंग इवन होप फॉर जस्टिस। रिपोर्ट का पूरा शीर्षक है वी लॉस्ट एवरीथिंग इवन होप फॉर जस्टिस फॉर कन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस इन श्रीलंका। रिपोर्ट में गृह युद्ध के दौरान और बाद में सुरक्षा बलों द्वारा तमिल समुदाय के खिलाफ यौन हिंसा को सुनियोजित और व्यवस्थित बताया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार हिंसा का उपयोग जानकारी निकालने और नियंत्रण बनाए रखने के लिए एक रणनीतिक उपकरण के रूप में किया गया, जो युद्ध अपराधों की श्रेणी में आता है। 1985 से 2024 तक के मामलों पर आधारित यह विश्लेषण दंडहीनता की निरंतरता और पीड़ितों के लिए न्याय की उम्मीद की कमी को उजागर करता है। अब होप भी नहीं बचा। सैन्यीकरण और सामाजिक कलंक के कारण सर्वाइवर्स आज भी गहरे मनोवैज्ञानिक आघात और असुरक्षा के बीच जीने को मजबूर हैं। विश्व का पहला डीप सी दुर्लभ मृदा तत्व निष्कर्षण परीक्षण किस देश द्वारा शुरू किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जापान। जापान ने विश्व का पहला डीप सी रेयर अर्थ एलिमेंट एक्सट्रैक्शन एक्सपेरिमेंट शुरू किया है, जो गहरे समुद्र से महत्वपूर्ण खनिजों के खनन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। वैज्ञानिक ड्रिलिंग पोत चिक्यू मिनामी तोरोशिमा द्वीप के पास लगभग 6000 मीटर की गहराई से दुर्लभ मृदायुक्त कीचड़ निकालने का कार्य कर रहे हैं। कोंडागई झील किस राज्य में स्थित है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। न्यूज में क्यों है? बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो साइंसेस लखनऊ के वैज्ञानिकों ने तमिलनाडु के किलाड़ी के पास कोंडाई झील की तलछट का विश्लेषण कर पिछले 4500 वर्षों का विस्तृत जलवायु रिकॉर्ड तैयार किया है। यह अध्ययन द होलोसीन पत्रिका में प्रकाशित हुआ है, जो पूर्वोत्तर मानसून की परिवर्तनशीलता और लेट होलोसीन काल के दौरान मानव बस्तियों पर इसके प्रभाव को दर्शाता है। देश की पहली खुले समुद्र में मछली पालन परियोजना किस स्थान पर शुरू की गई है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अंडमान सागर, अंडमान सी। भारत ने 18 जनवरी को अंडमान सागर में देश की पहली खुले समुद्र यानी ओपन सी मछली पालन परियोजना शुरू की है, जो ब्लू इकोनॉमी को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पोर्ट ब्लेयर के नॉर्थ बे में इस पायलट पहल का उद्घाटन किया, जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और NIOT के सहयोग से संचालित है। यह परियोजना प्राकृतिक समुद्री वातावरण में सीबास, कोबिया जैसी मछलियों और समुद्री शैवाल की खेती पर केंद्रित है। ILO के अनुसार
2026 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितनी अनुमानित है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 4.9%। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की रोजगार और सामाजिक रुझान 2026 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक बेरोजगारी दर 4.9%, लगभग 186 मिलियन लोग पर स्थिर है। लेकिन नौकरी की गुणवत्ता और असमानता एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। रिपोर्ट बताती है कि 2.1 अरब श्रमिक अभी भी अनौपचारिक क्षेत्र में हैं और महिलाओं की श्रम बल भागीदारी पुरुषों की तुलना में 24.2% कम है। जबकि भारत की तेज आर्थिक वृद्धि की सराहना के बावजूद वैश्विक विनिर्माण में इसकी हिस्सेदारी केवल 3% ही है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार का कितना लक्ष्य निर्धारित किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 200 बिलियन $। UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की 19 जनवरी की भारत यात्रा ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को एक नई ऊंचाई दी है। क्षेत्रीय अस्थिरता के बीच हुई इस बैठक में 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब $, तक पहुंचने के बाद इसे 2032 तक 200 बिलियन $, करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में एडनॉक गैस और HPCL के बीच हुआ 10 वर्षीय LNG आपूर्ति समझौता सबसे महत्वपूर्ण रहा, जो 2028 से भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ग्रासा माशेल। मोजाम्बिक की प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्रासा माशेल को 21 जनवरी को प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2025 से सम्मानित करने की घोषणा की गई। शिवशंकर मेनन की अध्यक्षता वाली जूरी ने इन्हें महिलाओं, बच्चों और शरणार्थियों के अधिकार के प्रति इनके जीवन भर के समर्पण और शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में इनके अभूतपूर्व योगदान के लिए चुना है। यह पुरस्कार ग्रासा माशेल के उस संघर्ष को मान्यता देता है जिन्होंने मोजाम्बिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया है। विशेष रूप से ये दुनिया की एकमात्र महिला हैं जो अलग अलग देशों मोजाम्बिक और दक्षिण अफ्रीका की प्रथम महिला रही हैं। विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक 2026 कहाँ आयोजित की गई थी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए दावोस। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की 56वीं वार्षिक बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस क्लोस्टर्स में 19 से 23 जनवरी तक आयोजित की गई, जिसकी थीम थी अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग। इस शिखर सम्मेलन में भारत ने अब तक का सबसे बड़ा और शक्तिशाली प्रतिनिधिमंडल भेजा है, जिनमें 4 केंद्रीय मंत्री, 6 राज्यों के मुख्यमंत्री और 100 से अधिक दिग्गज CEO शामिल हैं। महाराष्ट्र ने इस मंच का उपयोग करते हुए उद्घाटन के दिन ही 14.5 लाख यानी 173 बिलियन $, के निवेश के लिए 19 MOUs पर हस्ताक्षर किए, जिससे राज्य में 15 लाख रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। और ये जनाब भी पहुंचे थे इस मीटिंग में। ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे 26 इंच पाइपलाइन के लिए दुनिया की सबसे लंबी HDD क्रॉसिंग किस कंपनी ने पूरी की? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए EIL। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड यानी EIL ने 17 जनवरी को ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे 4058 मीटर लंबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन बिछाकर दुनिया की सबसे लंबी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग यानी HDD क्रॉसिंग का वैश्विक रिकॉर्ड बनाया है। यह 26 इंच व्यास वाली पाइपलाइन पारादीप नुमालीगढ़ परियोजना का हिस्सा है, जो ओडिशा से असम तक 1635 किलोमीटर लंबी रणनीतिक ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। इस उपलब्धि ने EIL के ही पिछले गंगा नदी क्रॉसिंग 4027 मीटर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने पहली बार जीता? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए विदर्भ। विदर्भ ने 18 जनवरी को इतिहास रचते हुए विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में अपना पहला खिताब जीत लिया है। बेंगलुरु में खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में विदर्भ ने 2 बार की चैंपियन सौराष्ट्र को 38 रनों से हराया। पिछले सीजन 2024-25 में फाइनल में कर्नाटक से मिली
हार के बाद विदर्भ ने इस बार शानदार वापसी की और घरेलू क्रिकेट में अपनी बादशाहत साबित की। विदर्भ की इस ऐतिहासिक जीत के नायक रहे अथर्व ताइडे, जिन्होंने 128 रनों की शतकीय पारी खेली। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स AMI 2026 में भारत किस स्थान पर रहा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, छठे स्थान पर। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स AMI 2026 के तीसरे संस्करण में चीन ने अपनी विनिर्माण क्षमता और नवाचार के दम पर लगातार तीसरे वर्ष प्रथम स्थान बरकरार रखा। इस इंडेक्स में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव मलेशिया का रहा, जो वियतनाम को पछाड़कर पहली बार दूसरे स्थान पर पहुंचा है। भारत इस सूची में छठे स्थान पर स्थिर बना हुआ है। 11 प्रमुख एशियाई अर्थव्यवस्थाओं का यह मूल्यांकन 8 स्तंभों और 43 उप पैरामीटर्स के आधार पर किया गया है, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को रेखांकित करता है। नम्बियो ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मंगलुरु। अबू धाबी ने 88.9 के सेफ्टी इंडेक्स स्कोर के साथ लगातार 10वें वर्ष 2017 से 2026 तक दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर का खिताब जीता है। भारत के संदर्भ में मंगलुरु, जो कि कर्नाटक का एक शहर है, 74.4 के स्कोर के साथ देश का सबसे सुरक्षित शहर है और वैश्विक स्तर पर इसकी रैंकिंग है 46 और यह टॉप 50 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर बना है। वहीं जीवन गुणवत्ता सूचकांक में भारत 89 देशों में 63rd रैंक पर है। चीन की जनसंख्या 2025 में कितनी रह गई है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1.405 बिलियन। 19 जनवरी को जारी आंकड़ों के अनुसार चीन की जनसंख्या लगातार चौथे वर्ष घटकर 1.405 बिलियन यानी अरब रह गई है। यहाँ जन्म दर ऐतिहासिक रूप से गिरकर 5.63 प्रति 1000 व्यक्ति हो गई है। इसका मुख्य कारण उच्च जीवन लागत, शादी की दर में गिरावट और कार्यबल में कमी है। अब चीन की 23% आबादी 60 वर्ष से अधिक आयु की है, जो पेंशन और स्वास्थ्य प्रणाली पर भारी दबाव बना रही है। और कितना जनसंख्या घटा है इसका पिछले साल के मुकाबले? 3.39 मिलियन यानी 34 लाख के लगभग। इसी प्रश्न से संबंधित एक और प्रश्न देखिए, भारत से रिलेटेड। SRS 2023 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर TFR कितनी है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1.9। भारत की कुल प्रजनन दर यानी TFR भी अब प्रतिस्थापन स्तर 2.1 होता है से नीचे गिरकर 1.9 SRS 2023 के अनुसार और NFHS 5 के अनुसार 2.0। हालांकि भारत की औसत आयु अभी भी कितना है? 28.4 वर्ष, लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठाने की सीमा 2041 तक सीमित हो सकती है। यदि कौशल विकास और रोजगार सृजन विशेषकर महिलाओं के लिए पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह लाभांश एक बोझ बन सकता है। तो इस 1.9 में ग्रामीण है 2.1 और शहरी है 1.5। यहाँ इस ग्राफ में इसे समझाया गया है। माउंट एसो किस द्वीप पर स्थित है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्यूशू। जापान के कुमामोटो प्रांत में माउंट एसो के पास 20 जनवरी को एक पर्यटन हेलीकॉप्टर रॉबिन्सन R44 लापता होने के बाद व्यापक खोज अभियान शुरू किया गया है, जिसमें एक जापानी पायलट और 2 ताइवानी पर्यटक सवार थे। माउंट एसो जापान का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, जो अपने विशाल काल्डेरा यानी 120 किलोमीटर घेरा और सक्रिय नाकादाके शिखर के लिए प्रसिद्ध है। यह घटना आसो कुजू राष्ट्रीय उद्यान के कठिन भौगोलिक क्षेत्र में हुई है, जहां ज्वालामुखी गैसों और ऊबड़ खाबड़ इलाकों के कारण बचाव कार्य चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। अटल पेंशन योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 2030-31 तक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को वित्तीय वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है, जिसमें सरकार द्वारा पेंशन की न्यूनतम गारंटी सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय सहायता का विस्तार भी शामिल है। 18 से 40 वर्ष की आयु के असंगठित क्षेत्र के
श्रमिकों के लिए तैयारियां योजना 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 से 5000 रुपये की मासिक पेंशन की गारंटी देती है। दूरसंचार विभाग ने 6 गीगाहर्ट्ज बैंड के किस हिस्से को इंडोर उपयोग के लिए डी लाइसेंस किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 5925 से 6425 मेगाहर्ट्ज। दूरसंचार विभाग ने 21 जनवरी को 6 गीगाहर्ट्ज के 500 मेगाहर्ट्ज हिस्से, कौन कौन से, 5925 से 6425 मेगाहर्ट्ज के इंडोर उपयोग के लिए डी लाइसेंस कर दिया है, जिससे भारत में वाईफाई 6E और वाईफाई 7 के लिए रास्ता साफ हो गया है। यह निर्णय लो लेटेंसी यानी कम विलंबता और उच्च बैंडविड्थ प्रदान करेगा, जिससे AR, VR और क्लाउड गेमिंग जैसे अनुप्रयोगों को नई गति मिलेगी। इसके माध्यम से मल्टी लिंक ऑपरेशन MLO संभव हो पाएगा, जो डिवाइसों को एक साथ कई फ्रीक्वेंसी बैंड्स का उपयोग करने की अनुमति देता है। INSV कौंडिल ये किस प्राचीन जहाज निर्माण तकनीक से बनाया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, टंकाई यानी सिले हुए तख्तों वाली। भारतीय नौसेना का INSV कौंडिल्य भारत का पहला ऐसा जहाज है जिसे प्राचीन टंकाई पद्धति से बनाया गया है। इस तकनीक में लकड़ी के तख्तों को लोहे की कीलों के बजाय नारियल के रेशे यानी क्वायर की रस्सियों से सिला जाता है, जिससे यह जहाज लचीला और समुद्री जंग के प्रति प्रतिरोधी बनता है। न्यूज़ में क्यों है? 29 दिसंबर 2025 को पोरबंदर से अपनी विदेश यात्रा शुरू कर यह जहाज 15 जनवरी को ओमान मस्कट पहुंचा है। इसका नाम प्राचीन नाविक कौंडिल्य के सम्मान में रखा गया है और इसका डिजाइन अजंता की गुफाओं तथा युक्ति कल्पतरु जैसे ऐतिहासिक ग्रंथों से प्रेरित है। जेहनपोरा में खोजे गए बौद्ध परिसर का मुख्य काल कौन सा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कुषाण काल। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के जोहनपोरा गांव में हाल ही में की गई खुदाई ने कश्मीर के प्राचीन इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। यहाँ कुषाण काल प्रथम से 3री शताब्दी ईस्वी से संबंधित लगभग 2000 वर्ष पुराना एक बौद्ध परिसर और स्तूप खोजे गए हैं। यह स्थल लगभग 10 एकड़ में फैला है, जिसे अब तक का सबसे बड़ा ज्ञात कश्मीरी बौद्ध केंद्र माना जा रहा है। जुलाई 2025 में ड्रोन सर्वे और एरियल मैपिंग के बाद शुरू हुई इस खुदाई ने PM मोदी का ध्यान भी आकर्षित किया, जिन्होंने मन की बात में से कश्मीर की बौद्ध विरासत की पुनर्खोज का गौरवपूर्ण क्षण बताया। एक धुंधली पुरानी तस्वीर फ्रांस के संग्रहालय अभिलेखागार में मिली, जिसमें 3 स्तूप दिखते हैं। संभवतः 19वीं से 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश यात्री द्वारा ली गई, जिससे स्थल की पहचान करने में मदद मिली। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एम्पियन अकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, आप इन PDF के सहारे इस वीडियो लेक्चर को लगभग 5 मिनट में अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एम्पियन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। मूना आइलैंड की लियांग मोंटाडोनो गुफा में मिली सबसे पुरानी रॉक आर्ट कितनी वर्ष पुरानी है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 67,800 वर्ष पुरानी है। इंडोनेशिया के मूना आइलैंड की लियांग मोंटाडोनो गुफा में पुरातत्वविदों ने मानव इतिहास की सबसे पुरानी रॉक आर्ट, जो कि 67,800 वर्ष पुरानी है, की खोज की है। लाल ओखर से बना यह हैंड स्टेंसिल न केवल स्पेन की एल कैस्टिलो गुफा के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस ऑस्ट्रेलिया की ओर प्रवास के दौरान इंडोनेशिया में बहुत पहले से ही प्रतीकात्मक कला यानी सिंबॉलिक आर्ट का उपयोग कर रहे थे। नेचर जर्नल में जनवरी 2026 में प्रकाशित यह अध्ययन यूरेनियम सीरीज डेटिंग पर आधारित है, जो मानव विकास और प्रवास के इतिहास को फिर से परिभाषित करता है। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।